जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 3 का भाग 1 मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानव जनन में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड नर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो पार्ट 1 है और पूरे ये सिलेबस जो आपका हिंदी में है, कोशिश रहेगा कि आप पूरे क्लास को समझ पाएं। तो सबसे पहले हम लोग जनन के बारे में जानते हैं भाई कि जनन क्या होता है, और हम लोग मानव जनन जब पढ़ने जा रहे हैं तो मानव जनन में हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं। तो कहता है कि यह वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे या अपने सामान्य, कहता है जनन वह एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे, कौन? तो जीव जो होता है ठीक अपने जैसे। जनन वह एक जैविक क्रिया जिसमें जीव ठीक अपने जैसे ही सामान्य नई संतति उत्पन्न करता है या अपने जातियों के अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जीवों के द्वारा जो जीव होते हैं, जीवों के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को भी जनन कह सकते हैं। जीवों के द्वारा, जैसे मान लिया जाए कि मानव है सपोज डेट, तो मानव के ही जैसा, मानव जो होता है मानव के जैसा एक फिर से नई मानव की उत्पत्ति कर दे, अपने जैसा, जैसा ये है ठीक वैसा ही उत्पत्ति कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसमें और चीज हम लोग देख सकते हैं कि मानव जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव जनन क्या होता है। तो मानव जनन में क्या बताया कि जीवों के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं हम लोग, तो जनन कहते हैं। लेकिन मानव जनन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो भाई मानव जो है एक लिंगीय प्राणी है। मानव कैसी प्राणी है? एक लिंगीय प्राणी है। मानव जो है कैसी प्राणी है? एक लिंगीय प्राणी, क्योंकि इसमें देखिए नर जनन तंत्र अलग होता है और मादा जनन अंग जो होता है वो अलग होते हैं। जैसे मान लिया हम लोग की संतान जो उत्पत्ति होती है, आपको पता है कि नर और मादा, नर में 46 गुणसूत्र और मादा में भी 46 गुणसूत्र, और ये दोनों का, इसका 23 गुणसूत्र और इसका 23 गुणसूत्र मिल करके 46 गुणसूत्र बना। मतलब ये नर और मादा से जो संतानें उत्पन्न होती है उसे तो हम जनन कहते हैं। मतलब क्या था, ये नर है और मादा है, ये ठीक दोनों मिल करके नर और मादा के मिलन से ठीक अपने जैसे ही संतान उत्पन्न कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या देखिए जैसे आप बोल सकते हैं भाई कि जनन जो होता है, बंदर होता है बंदर की तरह जन्म देगा, अगर मनुष्य है तो मनुष्य की तरह जन्म देगा, अगर कोई और जानवर ले लेते हैं हम लोग जिसमें एक लिंगीय प्राणी है उसको बात किया जा रहा है, तो ठीक अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करता है, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखिए नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो नर जनन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग और दूसरा होता है द्वितीय लैंगिक जनन अंग। अब प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या होता है? तो देखिए भाई एक वृषण होता है, ये हो गया वृषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिज। क्या बोलते हैं वृषण का? इंग्लिश टेस्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वृषण। नर में 2 गो वृषण होता है, नर में कितना वृषण होता है? 2 वृषण होता है, और वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का। वृषण में निर्माण होता है किसका? शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में निर्माण किसका होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब पूछेगा बताइए शुक्राणु का इंग्लिश होता है स्पर्म, स्पर्म होता है। शुक्राणु का इंग्लिश हो गया स्पर्म, वृषण का हो गया टेस्टिज। टेस्टिज में क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है।
और ये टेस्टी जो होता है, ये टेस्टी एक नस के द्वारा, इसे जो शुक्राणु बनता है जिसको नाम है वैस डिफरेंस, ये नस के द्वारा ये पेनिस को देता है, और पेनिस जो है ये आगे भेज देता है, बाहर की ओर कर देता है, पेनिस को देता है। तो ये वैस डिफरेंस हो गया। अब ये जो है शुक्राणु जो होता है नर में शुक्राणु जो होता है 12 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू होता है, लगभग 12 या 13 वर्ष में बनना शुरू होता है। तो ये वृषण जो होता है नर का प्राथमिक लैंगिक, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए कि नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है, तो नर का प्राथमिक जनन अंग जो है कौन है, वृषण है। प्राथमिक जनन अंग कौन है, तो वृषण है। पूछा जाए कि नर का प्राथमिक जनन अंग क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण बोलेंगे। नर का प्राथमिक जनन अंग जो है वह वृषण है, इंग्लिश में बोला जाए टेस्टी। अब हम लोग जानते हैं टेस्टी, ये हो गया टेस्टी। टेस्टीज में क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, ठीक है। यह शुक्राणु बोला जाए, शुक्राणु। तो शुक्राणु जिस रास्ते से जाता है और आप बोलते हैं शुक्रवाहिनी, वाहिनी का मतलब बहना, जाना, ठीक है। तो शुक्राशय जिस रास्ता से जाता है उसको क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि नर जनन तंत्र के दो भागों में बांट दिए गए, एक प्राथमिक जनन, एक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, और दूसरा में द्वितीय लैंगिक जनन अंग। अब देखिए क्या होता है कि वृषण, हम लोग वृषण के बारे में जान रहे थे कि वृषण होता है ये जो हमारा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। ये देखिए मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है, मनुष्य में कितना पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी क्या पाया जाता है, तो भाई वृषण कितना पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि वृषण जो है वो कितना पाया जाता है, तो भाई वृषण जो होता है एक जोड़ी पाया जाता है, मतलब 2 को पाया जाता है वृषण। हर नर में कितना वृषण पाया जाता है, तो 2 वृषण पाया जाता है। अब आगे जानेंगे कि नर में जो होता है लगभग 4 से 5 सेमी लंबा होता है। ये वृषण जो होता है इसकी लंबाई कितना, आपसे पूछा बताइए वृषण की लंबाई कितना है, तो वृषण की लंबाई जो होता है 4 से लेकर 5 सेमी लंबा होता है। ये वृषण की लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है वो कितना होता है, 4 से 5 सेमी। अगर पूछेगा बताइए वृषण की मोटाई कितना होती है, तो वृषण की मोटाई जो होती है 2.5 सेमी मोटा होता है। लंबाई हो गया 4 से 5, मोटाई हो गया 2.5 मोटा। और इसका वजन पूछा जाएगा तो 20.25 ग्राम। अगर पूछा जाएगा कि वृषण का वजन कितना होता है, तो भाई वृषण का जो वजन होता है वो कितना होता है, 20.25 ग्राम। यह गुलाबी रंग का होता है। वृषण जो होता है वह किस रंग का होता है, देखिए गुलाबी रंग का होता है वृषण। वृषण जो होता है वह गुलाबी रंग का होता है। वृषण गुलाबी रंग का, अंडाकार होता है, मतलब अंडे के आकार का होता है, अंडाकार होता है, अंडे का आकार होता है। वृषण का आकार पूछा गया, वृषण का आकार कैसा होता है, तो ये अंडाकार होता है। जिस प्रकार से अंडे होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अंडाकार होता है हमारा वृषण। और वृषण के पूछे जाएगा बताइए कि नर में कितना जोड़ी वृषण है, तो एक जोड़ी वृषण। अगर किस संख्या में पूछा जाए तो 2 को बोल देंगे। और वहीं पूछा जाएगा बताइए कि वृषण में लगभग वृषण की लंबाई कितना होता है, तो 4.5 सेमी लंबा होता है। मोटाई पूछेंगे तो 2.5 सेमी। अगर पूछेंगे कि बताइए नहीं वजन कितना होता है, तो 20.25 ग्राम। ये गुलाबी रंग के होते हैं, 2 अंडाकार वृषण होते हैं। ये शिशु अवस्था में, जब बच्चे छोटा होते हैं तो शिशु की अवस्था में यह वृकों के पास रहता है। ये जो होता है वृषण जो होता है उस शिशु अवस्था में कहां रहता है, बच्चा की उम्र में कहां रहता है, वृषण के पास रहता है। जैसे ही वो बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, तो उस अवस्था में वृष कोष में आ जाता है। अच्छा पूछेगा कि बताइए कि वृषण जो है वृष कोष में कब आता है, वृषण जो है वृष कोष में कब आता है, तो आप कब बोलेंगे कि वृष कोष में कब आता है, भाई वृष कोष में कब आता है, तो जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, वयस्क हो जाता है। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तब वह कहां चलाता है, वृषण कोष में चला आ जाता है। देखिए अब यहां पे हम लोग और बारे में इसके बारे में जानते हैं कि मान लिया जाए कि किसी, जैसे साढ़ के आप देखते हैं ना, साढ़ से क्या होता है, वृषण को बाहर निकाल दिया, टेस्टिस को काट करके कूच करके बाहर निकाल दबल जाता है। किससे, साढ़ से। साढ़ से जो होता है टेस्टिस को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो साढ़ जो है इधर उधर नहीं देखता है,
जैसे देखिए साढ़ और बैल में क्या फर्क है, साढ़ और बैल, साढ़ और बैल में क्या फर्क है? तो बैल क्या होता है, जैसे ही गाय को देखेगी उसका ध्यान गाय की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि साढ़ गाय को देखने के बाद इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि ये अट्रैक्ट हो जाता है। बैल जो होता है, सॉरी साढ़ जो होता है, मिस्टेक बता दिए यहाँ पे, साढ़ जो होता है वो गाय के प्रति अट्रैक्ट होता है, जबकि बैल जो होता है गाय के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है, उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। जैसे मान ले जाए कि बच्चे जब होते, छोटा उम्र होता है, शिशु की अवस्था में जब बच्चा होता है, जब 12 साल से कम का होता है, जब 12 साल से कम का होता है तो उसका ध्यान लड़की के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जैसी बबुआ वो 12 वर्ष के हो जाता है, जैसे ही बाबू 12 वर्ष का हो जाता है उसका ध्यान लड़की के ऊपर आकर्षित हो जाता है, वो लड़की को उधर चटर पटर देखना शुरू कर देता है। अब यहां से आप आगे जाने, इसीलिए ना साढ़ को क्या किया जाता है, कूच दिया जाता है, वृषण को, साढ़ के वृषण को कूच दिया जाता है तो बैल बन जाता है, तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता है। अच्छा देखते हैं घोड़ा, घोड़ा के आगे क्या होता है, यहाँ पे पट्टा लगा हुआ रहता है। पट्टा क्यों लगा हुआ रहता है घोड़ा के आगे, तो इसलिए पट्टा लगा हुआ रहता है क्योंकि भाई अगर पट्टा उसको नहीं हम लगाएंगे तो क्या होगा कि अगर घोड़ी उड़ी इधर उधर देखेगी तो उधर ही कूद के चली जाती है, तो इसीलिए घोड़ा के आगे आप जहां भी देखेंगे तो आपको पट्टा, आंख के पास पट्टा लगा होता है उसके। जबकि साढ़ को उस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, वृषण को कूच दिया जाता है। तो जिसके पास वृषण नहीं होगा, जिस नर के पास वृषण नहीं होगा वह नर नहीं कहला करके हिजड़ा कहलाएगा। ठीक है, वह नर नहीं कहला करके ना नर कहलाएगा ना मादा कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, हिजड़ा कहलाएगा, क्योंकि उसके पास वृषण नहीं है, और जब तक वृषण नहीं होगा तब तक उससे कोई भी बच्चे का जन्म नहीं हो, क्योंकि वृषण में ही हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। अब वृषण कोश में वृषण कब आ जाता है, जब उसकी उम्र वयस्क अवस्था में हो जाता है, और इस शुक्राणु जो होते हैं 12 वर्ष में बनना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति का उम्र, जब बच्चे का उम्र 12 वर्ष हो जाता है, जब बाबू की उम्र 12 वर्ष हो जाता है तो उसमें वृषण बनना शुरू हो जाता है और उसका ध्यान लड़की के ऊपर आ गया। जैसे ही 12 वर्ष हुआ कि उसका ध्यान कहां चला गया, लड़की के ऊपर चला। अब आगे टॉपिक देखिए यहां से बाबू, 12 वर्ष के बाद, और ध्यान देंगे कि एक और यहां पे बीमारी होता है, पुरुष में होता है, ये बीमारी पुरुष की बीमारी है, मतलब नर में बीमारी होता है। क्या होता है कि किसी किसी का बच्चे किसी से नहीं होते हैं, किसी से बच्चे नहीं होते, उसका रीजन है भाई उससे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका पहला रीजन ये है कि उसमें शुक्राणु नहीं बन रहे। अगर कोई नर है तो उसमें शुक्राणु नहीं बन, अगर बन भी रहा है तो कम बन रहा है। तो शुक्राणु कितना बनना चाहिए, तो शुक्राणु कम से कम 7 ml बनना चाहिए। 7 ml कहने का मतलब जो दवा पीने वाला ठेपी होता है ना, उतना बराबर कम से कम बन जाना चाहिए। तो 7 ml से कम बनता है तो उसका जो है उससे बच्चा होने की संभावना थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि पुरुषों में 7 ml बनना चाहिए और शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता है। अच्छा, शुक्राणु जिंदा कितना देर तक रहेगा, तो शुक्राणु 20 मिनट तक के जिंदा रहेगा। कितना देर तक के, 20 मिनट तक की। शुक्राणु जो है कितना देर तक के जिंदा रहता है, तो यहां लिख देते हैं 20 मिनट तक के जिंदा रहता है, और कम से कम 7 ml बनना चाहिए, और ये 12 वर्ष की अवस्था में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। इस शुक्राणु से क्वेश्चन आ गया, शुक्राणुओं से आ गया। अब और देखिए यहां पे क्या होता है इसके बाद, नसबंदी एगो होता है। ये नसबंदी का होता है। अच्छा, अभी तो हम लोग ये सीखे कि भाई ये वृषण है, अब वृषण में निर्माण किसका हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। वृषण में निर्माण किसका हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है।
ये किस रास्ते से जाती है? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी नली को काट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नसबंदी। नसबंदी पुरुषों में भी होता है और नसबंदी स्त्रियों में भी होता है। नसबंदी पुरुष में भी होता है, नसबंदी स्त्रियों में भी होता है। देखेंगे जैसे मान लीजिए इससे गया एक नस इससे गया, दोनों जाके एक रास्ते से मिल जाता है। तो ये नस को यदि यहाँ पे काट करके यहाँ पे बांध दिया जाता है तो शुक्राणु बनता जरूर है लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता है। बनता जरूर है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से नसबंदी के बाद किसी भी नर से बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे नसबंदी। वैस नस को काट दिया जाता है। वैस नस को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी। या शुक्रवाहिनी नस को काट दिया जाता है जिससे शुक्र आगे की ओर जाती है। और क्या होता है, जैसा ही बनना शुरू होता है, जैसा ही 12 वर्ष में तो बनेगा शुक्राणु। अच्छा, यहाँ पे एक हार्मोन बनता है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन नाम को हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से हमें द्वितीय पुरुष होने के द्वितीय लक्षण पता लगता है, जैसे दाढ़ी आना, मोछ आना, ये सब द्वितीय लक्षण पता लगता है। किससे? टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन से। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी श्रवण कहां से होता है? तो वृषण में होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का श्रवण कहां होता है? वृषण में होता है। अच्छा, ये बताइए कि वृषण के अधिवृषण, वृषण के जो होता है अधिवृषण क्या करता है? सुरक्षा देता है। अधिवृषण जो करता है इसको क्या देता है? वृषण को इपिडिडमिस, इपिडिडमिस जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए वृषण को सुरक्षा कौन देता है? इपिडिडमिस। इपिडिडमिस, इपिडिडमिस किसको सुरक्षा देता है? वृषण को सुरक्षा देता है। वृषण को कौन बचाता है? इपिडिडमिस बचाता है। कौन बचाता है? इपिडिडमिस। किसको इपिडिडमिस बचाता है? इपिडिडमिस किसको बचाता है? वृषण को। इपिडिडमिस किसको बचाता है? वृषण को। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। मनुष्य में वृषण की संख्या